तेरी मिट्टी के बेटे गाना था, ये इनिशियली शायद अरिजीत सिंह गाने वाले थे, लेकिन फिर संदेश से आते का जो वर्जन था घर कब आओगे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो मार्केट में आया, इसलिए मिट्टी के बेटे चला गया सोनू निगम के पास। जब हमें गाना बनाते हैं तो हम बहुत सारे नाम कंसिडर करते हैं। इज इट ट्रू कि अरिजीत सिंह कंसीडर किया गया था? बिल्कुल कंसिडर किया गया था, और इस बात के लिए शायद मुझे वो डांट भी दें, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। वाह। एक थ्योरी सर और आती है कि जो तेरी मिट्टी के बेटे गाना था, ये इनिशियली शायद अरिजीत सिंह गाने वाले थे, ये लॉक था, लेकिन फिर संदेश से आते का जो वर्जन था घर कब आओगे वो मार्केट में आया, और उस गाने में सोनू निगम साहब की बहुत तारीफें हुई क्योंकि उन्होंने पिछले वाले से भी शायद ज़्यादा बेहतर गाया था। ये मार्केट रूमर से बता रहा हूँ, आप वेरीफाई कर देना। और फिर अरिजीत वाला हिस्सा लोगों ने कहा कि वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम अरिजीत सिंह, समवन इज अ लिविंग लेजेंड, हम ज़्यादा थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए मिट्टी के बेटे चला गया सोनू निगम के पास। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें 70% तो मैं यकीन करता हूँ सच्चाई है, जो मुझे पता है, आप बाकी वेरीफाई कर सकते हो। मैं इसको वेरीफाई इसलिए नहीं कर सकता कि जब हमें गाना बनाते हैं तो हम बहुत सारे नाम कंसिडर करते हैं। इज इट ट्रू कि अरिजीत सिंह कंसीडर किया गया था? बिल्कुल कंसिडर किया गया था, मिट्टी के बेटे। बिल्कुल, और इतने कमाल के सिंगर हैं अरिजीत सिंह। मैं आपको बताऊं, हमने अरिजीत सिंह को भी कंसिडर किया था। एक लहक मेरे मन में कई बार थी, और मिथुन के मन में भी थी, विशाल मिश्रा कैसे रहेंगे इस गाने के लिए। फिर हमने ये सोचा कि इसमें मल्टीपल आवाज़ें रखते हैं, लेट देयर बी सोनू जी, लेट देयर बी अरिजीत, लेट देयर, जैसे मैं संदेश किया था। हाँ। तो ये सब प्रोसेस से हम गुजरे हैं, लेकिन इनसे गुजरते गुजरते हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां सोनू जी को जब हमने डब किया तो उन्होंने पता नहीं एक नई चीज़ साबित कर दी कि वो अब ज़्यादा नए हैं। तो वो सोनू निगम जो अर्ली 2000 में जिनको हम जानते थे, और इस बात के लिए शायद मुझे वो डांट भी दें, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि मुझे ये वाला सोनू निगम चाहिए। वो सोनू निगम तो था लिविंग लेजेंड, उसको तो पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। अब क्या ही मैं बोल दूंगा जो उनकी शान में कोई इजाफा कर देगा। ये क्या नए वाले सोनू निगम में क्या बेहतर है? एक्सप्रेशंस। वो इसलिए भी क्योंकि वो जो दौर था, जब अर्ली 2000 की बात आप करते हैं, तो वहाँ सिनेमा बहुत लाउड हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि आपको तो सिनेमा के साथ ही तालमेल आनी है ना, आप ऐसा थोड़ी अलग से कुछ गा के निकल जाएंगे। तो सोनू जी वहाँ ज़्यादा इमोट करते थे, जो कि रिक्वायरमेंट थी हमारी कैरेक्टर्स की, हमारी फिल्मों की। ये थोड़ा सा सटलिटी का दौर है। इस सटलिटी के दौर को उन्होंने इतनी खूबसूरती से समझा है, इतने अच्छे से समझा है कि भैया जो नई फौज है सिंगर्स की, दे शुड लर्न फ्रॉम दैट लेजेंड। तो कौन सा गाना सोनू निगम का बीते कुछ सालों में आपको बहुत दिल पे छू गया? मुझे पापा मेरी जान बहुत अच्छा लगा। मेरे जुबान पे ही गाना था बहुत ज़्यादा। उन्होंने अभी जो आमी जेतोबा का जो उनका जो वर्जन था, मेरे ढोलना, वाह मेरे ढोलना, क्या सुंदर गाया उन्होंने। मैंने तो रीडिस्कवर किया उस गाने को, अमाल ने बहुत अच्छा कंपोज किया दोबारा। कंपोजिशन तो शायद वही थी, लेकिन बहुत अच्छा नए तरीके से प्रेजेंट किया। तो सोनू जी ने तो पता नहीं क्यों ये बता दिया कि, बट फिर लोग सफल व्यक्ति पे ही क्यों बात करते हैं? जैसे अमाल का भी कहना था कि जब ये गाना कंपोज हो रहा था, सो फर्स्ट चॉइस सोनू जी नहीं थे, उनको रिप्लेस करने की बार बार बातें आ रही थी, बट अमाल रुक गए उस गाने पे। अब सोनू जी का एक नया वर्जन हम देख रहे हैं, पापा मेरी जान, बॉर्डर 2 में भी एक्चुअली हम सोनू जी को भी कह सकते हैं कि एक नए सिरे से दी लेजेंडरी सोनू निगम का कमबैक हम कह सकते हैं, क्योंकि बीच में गाने आ रहे थे सिंगल, बट इस फिल्म का चेहरा या आवाज सोनू निगम थे, बड़ी आवाज जी। कई सारे गाने उनके हिस्से थे। तो सेम आदमी, उतना ही गुड़ी आदमी है, टैलेंटेड आदमी है, आवाज बड़ी खूबसूरत है, टेक्निकली साउंड है, सारे सिंगर से ज्यादा जल्दी सीख ले रहा है, लेकिन फिर इंतजार क्यों करते हैं लोग कि जब गाना सफल हो जाएगा तभी सारे गाने ले जाएंगे? ये हमारी दिमागी प्रॉब्लम है, ये हमारी इंडस्ट्री का एक मैं क्या बताऊं, ये प्रोग्रामिंग एरर है। हम अपने आप ही चीज़ों को पुराना मानने लगते हैं। कुछ कोई पुराना नहीं होता, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। वाह। लेकिन आप वो हैं जिन्होंने आर.डी. बर्मन को पुराना मान लिया भाई। एग्जैक्टली हाँ। तो आपकी तो अब मैं क्या ही कहूं कि जिनको आर.डी. बर्मन पुराने लगने लगे थे, अगर उनको सोनू निगम पुराने लगने लगे, तो प्रॉब्लम ना आर.डी. बर्मन में थी ना सोनू निगम में, प्रॉब्लम आपके समझने में थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग में थी कि कोई चीज़ आपके लिए अवेलेबल थी तो आपने उसकी कदर व कीमत नहीं की। मुझे भी इस बात का दुख है कि एक बहुत सारा अरसा ऐसा गुजर गया जिसमें सोनू जी को कम से कम 150-200 और गाने गा देने थे, वो अवेलेबल थे, लेकिन द इंडस्ट्री एज इट फंक्शंस, और उनके साथ एक चीज़ और भी है, वो अपनी शर्तों पे काम करने वाले इंसान हैं, और इतना बड़ा आदमी ऐसे ही जीता है। तो आप सोनू निगम को
दोस्ती में तो वो आपके सामने चटाई पे बैठे हुए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें कि आप उनको कोई लालच दे के सिंहासन पे बैठा दें तो वो सिंहासन पे भी बैठे हुए आपको नहीं मिलेंगे। मेरे एक पॉडकास्ट पे अनु मलिक ने कहा कि सोनू निगम जैसा गुड़ी सिंगर मुझे विशाल मिश्रा में दिखता है। हाँ। और अनु जी ने ही संदेश से आते गवाया था। हाँ। उस दौर में जब कुमार सानू उदित नारायण का राज था, हाँ। उस दौर में सोनू जी से गाना गवाया था, रूप कुमार जी से। तो उनसे ये स्टेटमेंट आना मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये है कि सोनू जी के जूतों को अगर कोई फिल कर सकता आज की जनरेशन में तो विशाल है। आपने भी कहा कि तेरी मिट्टी के बेटे हम विशाल से भी गवाना चाह रहे थे। आपका एक विशाल के प्रति आकर्षण हमने देखा भी है। जी। अपार्ट फ्रॉम व्यक्तिगत रिश्ता, प्रोफेशनल रिश्ते को ध्यान में रखते हुए क्या विशाल मिश्रा में ऐसा है जो मनोज मुंतशिर अपनी सारी खूबसूरत रचनाओं को विशाल की तरफ मोड़ना चाहते हैं? विशाल उन्नाव की आवाज़ है और विशाल नहीं बनना चाहते हैं लॉस एंजलिस की आवाज़, न्यूयॉर्क की आवाज़, नहीं बनना उसको। विशाल की वो यात्रा ही नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी स्पेशल अबाउट दैट पर्सन। आप विशाल से मिलें, विशाल की बॉडी लैंग्वेज आप देखें। मैं विशाल को तब से जानता हूं जब विशाल को शायद उनकी बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं जानता था, और आज विशाल को पूरा देश जानता है। तो मैंने कुछ तो यात्रा देखी ना विशाल की, जो नहीं बदला है वो ये था, भैया पाए लागू। ये भैया पाए लागू तब भी था, ये भैया पाए लागू अब भी है। ये उन्नाव का लड़का बात कर रहा है। रॉक स्टार, ओढ़ी हुई शोहरत, ओढ़ी हुई कामयाबी, ये तो ख़त्म कर देती है लोगों को। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, और विशाल के पास मैं हूँ कि जब मुझे कभी ऐसा कुछ दिखेगा तो डांटने के लिए मैं हूँ कि दैट इज़ नॉट यू। विशाल जब किसी गाने को अप्रोच करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये नहीं होती है कि मेरे कितने नोट सही हिट होने चाहिए, वो तो हिट होंगे ही, बड़ा कलाकार है, बड़ा कलाकार सही करता है। विशाल की पहली तड़प ये होती है कि क्या मैं ये वर्ड्स इमोट कर पाया, ये एक्सप्रेस कर पाया जो लिखा हुआ है कि किसी ने धीरे से कहा था लौट आना, सवेरा होता है किसी की करवट से। आप देखो, आप वो गाना हम शायद प्ले नहीं कर सकते कॉपीराइट की वजह से, लेकिन लोगों से मैं कहता हूँ वो गाना जाके आप खाली वो सवेरा होता है किसी की करवट से, वो करवट बदलता हुआ इंसान आपको नजर आएगा अदायगी में। ये रफ़ी साहब करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि रफ़ी साहब के गाने दुनिया को इसलिए पसंद थे क्योंकि लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं थी। आई कैन अंडरस्टैंड क्या गाया जा रहा है। रफ़ी साहब मेरे लिए तमिल तेलुगु गाना गा दें, बड़ी सुंदर भाषाएं हैं लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं उसमें भी समझ जाऊँगा कि मोहम्मद रफ़ी ने क्या गाया है। वो खूबी आपको दिखती है सोनू निगम में, वो खूबी आपको दिखती है विशाल मिश्रा में। मुझे लगता है कि घर का बावों के में विशाल सबसे करीब थे सोनू निगम साहब के, या वो अदायगी थी जो एक मिट्टी की कहते हैं ना छोटे शहरों की खुशबू जो होती है उस गाने में। हाँ। विशाल वो उसके आसपास थे, जो क्योंकि विशाल बहुत एक्साइटेड थे उस गाने को लेके। मुझे अभी भी याद है बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली थी और हर रात हम रात भर बैठे कपड़ा लेते थे कि भाई कैसा गाया, इसने कैसा गाया, और ऑनेस्ट फीडबैक देना। तो मैंने उनसे बात कही थी, मैंने कहा कि मुझे सबसे बेहतरीन सोनू साहब लगे, और मुझे ऐसा लगा कि विशाल उस गाने की आत्मा को समझ के सोनू निगम में काफ़ी करीब थे। देखिए मैं एक बात कहूँ, इसलिए भी करीब थे क्योंकि विशाल की ज़िंदगी में जो 2-4 भगवान हैं उनमें से एक सोनू निगम भी हैं। तो सोनू निगम विशाल के भगवान हैं, और ये मैं पब्लिकली कह रहा हूँ। तो विशाल के लिए ये बहुत बड़ा मौका था कि अपने भगवान के साथ आप गा रहे हैं, और पहला ही अंतरा था। सोनू जी ने मुखड़ा गाया और जो फर्स्ट अंतरा आता है वो विशाल की आवाज़ हिट करती है। मुझे लगता है कि जो उनके मन में श्रद्धा रही होगी उस गीत के लिए और सोनू जी के लिए, वो सब उमड़ के उस अंतरे में आ गई। और मैं अपना फेवरेट तो नहीं चुन सकता, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि विशाल का अंतरा मेरी रिपीट प्लेलिस्ट में रहता है। ख्वाब देखिए ख्वाब पूरे होते हैं। ख्वाब पूरे होते हैं, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। 97 में पहली बॉर्डर आई थी, ये भी मैंने कहीं जिक्र नहीं किया इसका। मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारा शहर प्रयागराज। 30 रुपए का टिकट मिलता था चंद्रलोक थिएटर में। चंद्रलोक थिएटर बहुत प्रेस्टिजियस थिएटर हुआ करता था उस ज़माने के हिसाब से, और बाकी बहुत सारे थिएटर्स थे जो नकली प्रिंट्स में फिल्में दिखाया करते थे तब, तो वहाँ फिल्में पहुँचती नहीं थी। इलाहाबाद जैसी जगह पे फिल्में आखिर में आती थीं, और अगर नई फिल्म कोई रिलीज़ होती थी तो अक्सर नकली जो कि स्मगल्ड प्रिंट्स होते थे उनसे दिखती थी, काली पीली, कलर सही नहीं आते थे, ऑडियो सही नहीं आता था। चंद्रलोक वॉज ऑलवेज लाइक अपराइट कि सही पिक्चर दिखाएंगे, महंगी होगी पर हमारे यहाँ सही पिक्चर देखने को मिलेगी। एक ही जगह लगी बॉर्डर चंद्रलोक में, 30 रुपए का टिकट, और 30 रुपये बहुत ज़्यादा थे 97 में मेरे जैसे एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए। मैंने जाके किसी तरह सारे अपने खर्चे एक तरफ किए, मैंने कहा पिक्चर तो देखेंगे।
क्योंकि वो संदेशे आते हैं गाना हम सुन चुके थे। पिक्चर देखी और पिक्चर देख के मैं पागलों की तरह रोया। और जब वो गीत आता है हरिहरन साहब का, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, वहाँ तक आते आते मेरे आंसू बांध तोड़ चुके थे। मैं थिएटर से बाहर निकला, मुझे आज भी याद है 12 से 3 का शो देखा था, और थिएटर से निकलने के बाद मैं सिविल लाइंस में टहलता रहा, क्योंकि वो पिक्चर मुझ पर भूत की तरह सवार हो चुकी थी, छोड़ नहीं रही थी। और वो लड़का जिसके लिए 30 रुपये इतनी ज़्यादा रकम थे, उसने 6 से 9 का शो फिर से देखा, फिर से 30 रुपये देके। मुझे नहीं पता था कि 29 साल बाद ये फिल्म दोबारा बनेगी और इस बार यही गीत मैं लिख रहा हूँगा। तो सपने सच होते हैं।